हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन जो अपना माइनर सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक पोषण, उस पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 पर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। अपना यूनिट 1 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं? तो आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उपचारों, हर्बल दवाओं, आहार, योग और जीवन शैली प्रथाओं का उपयोग करता है। यह मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। यानी कि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, तो ये पूछ लेगा आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद क्या है? तो आप बता देना भाई क्या है आयुर्वेद। इसमें दवाई होती है, योग होता है, मन को केंद्रित करना होता है ना। इन सभी का समावेश है आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत क्या है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त और कफ नामक 3 जैविक ऊर्जाओं पर आधारित है, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। पोषण का संबंध यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का दोष प्रकार भिन्न होता है और आहार को व्यक्ति के दोष संतुलन के अनुसार समायोजित करना स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस या 6 स्वाद का क्या महत्व है? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस, जैसे कि मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, कैसेला हो गया, तीखा हो गया, का महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक भोजन में सभी 6 स्वाद मौजूद होने चाहिए, ताकि शरीर को पूर्ण पोषण मिले और तीनों दोषों में संतुलन बना रहे। यह पाचन और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेद में अग्नि का क्या महत्व है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में अग्नि का अर्थ पाचन अग्नि या चयापचय होता है। चयापचय ऊर्जा है। इसका पोषण से गहरा संबंध है, क्योंकि ये भोजन को पचाने, पोषक तत्वों की अवशोषित करने, उनके लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। कमजोर अग्नि अपच और विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बनती है, इसलिए अग्नि को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यानी शरीर में अग्नि नहीं होगी तो पाचन नहीं होगा, गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि क्यों किया जाता है? यानी इनका और भी महत्व क्या है? स्वाद के लिए तो करते ही हैं भाई, इनके अलावा और क्या महत्व है इनका? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उनके औषधीय गुणों और पाचन में सहायक भूमिकाओं के लिए भी किया जाता है। जैसे हल्दी, अदरक, जीरा जैसे मिसाले अग्नि को उत्तेजित करते हैं और विषाक्त पदार्थों को कम करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, आयुर्वेद के अनुसार भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में कैसे वर्गीकृत होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन को उसके मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि सात्विक भोजन, जिसमें शुद्ध, हल्का, ताज़ा, मन को शांत और स्पष्ट करता है, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई। राजसिक, जिसमें उत्तेजक, सक्रिय, मन को बेचैन करने वाले, जैसे कि मसालेदार भोजन, कॉफ़ी हो गई। तामसिक, जिसमें भारी, बासी, आलस्य को जड़ता लाता है, जैसे कि प्रसंस्कृत भोजन, मांसाहारी भोजन, यानी जिन्हें खाने से आलस आता है। पोषण और जीवन शैली के समय के साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक्स्ट्रा लिख दिया गया था वो तो। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को कैसे प्रभावित किया है। तो आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को काफ़ी प्रभावित किया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ता सेवन, फास्ट फूड की लोकप्रियता और पारंपरिक भोजन की उपेक्षा हुई है। लोग कम घर का बना खाना खाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है और जीवन शैली संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। यानी डिब्बे का भोजन खाते हैं और फिर डिब्बे में चले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, खाद्य असुरक्षा की अवधारणा क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, खाद्य असुरक्षा वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार के पास पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुंच नहीं होती है। भारत में लाखों लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण और गरीब शहरी क्षेत्रों में। हालांकि सरकारी योजनाओं से स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी लोगों तक इतनी पहुंच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बड़े पैमाने पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है। इससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन साथ ही प्रसंस्कृत, पैकेज्ड और कम पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को कैसे बदला है। तो नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। शहरी क्षेत्रों में लोग फास्ट फूड, रेडी टू ईट भोजन का अधिक सेवन करते हैं, पारंपरिक अनाजों और सब्जियों का कम उपयोग करते हैं। समय की कमी के कारण घर का बना खाना भी कम हो गया है शहरों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रसंस्करण के दौरान विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अक्सर चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत क्या हैं। तो भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत दालें हो गई, जिनमें मूंग, मसूर, अरहर, चना की दालें, विभिन्न प्रकार की फलियां हो गई जैसे कि नट हो गई, मूंगफली, बादाम हो गई, बीज हो गई, तिल हो गई, अलसी हो गई, कुछ अनाज हो गई, बाजरा हो गया। ये शाकाहारी भोजन के आधार रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक या गलत धारणाएं क्या हैं। तो भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक हैं कि घी अस्वास्थ्यकर है, जबकि सही मात्रा में यह फायदेमंद है, और सभी कार्बोहाइड्रेट खराब हैं, जबकि साबुत अनाज स्वास्थ्यप्रद होते हैं। पोषण संबंधी गलत जानकारी भी आम है, यानी कि अपने भोजन में लोग ऐसे सोचते हैं कि घी खाने से व्यक्ति मोटा होता है, घी तो भाई हानिकारक है। दूसरा अपन सोचते हैं कि भाई अनाज मत खाया करो, अनाज कुछ काम नहीं देता, है ना, क्योंकि उससे ऊर्जा तो बनती नहीं है, लोग ऐसे सोचते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है अपने लिए तो भाई, है ना। औरों को पता नहीं किससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन अपन को तो ऊर्जा इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, रोटी, गेहूं आधारित ब्रेड, दाल और सब्जियों का उपयोग, तथा दूध उत्पादों जैसे कि पनीर, दही का व्यापक सेवन। यह मसालेदार और समृद्ध व्यंजन भी लोकप्रिय हैं, यानी कि देसी खाना है उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत में देखते हैं। तो दक्षिण भारत में
खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दक्षिण भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि चावल का मुख्य आहार होना, इडली, डोसा, वड़ा जैसे व्यंजन, और नारियल, इमली व करी पत्ते का व्यापक उपयोग। यहाँ हल्के मसाले और ताजे खट्टे फल का अधिक सेवन किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी भारतीय जिनमें बंगाल, ओडिशा खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पूर्वी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मछली और चावल का प्रमुख आहार होना, और सरसों के तेल का व्यापक उपयोग होना, मीठे व्यंजन जैसे कि रसगुल्ला हो गया, और पंचफोरन जैसे मसालों का मिश्रण भी यहाँ की विशेषता है। अब है पश्चिमी भारतीय क्षेत्र खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पश्चिमी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मिठास और मसाले का संतुलन, विशेषकर गुजराती व्यंजनों में बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों का उपयोग। यहाँ स्ट्रीट फूड और स्नैक्स जैसे कि वड़ा पाव, ढोकला भी बहुत लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों में कैसे प्रभावित करती हैं, यानी इनको उत्पादों को कैसे प्रभावित करती हैं? भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों से गहराई से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु उसके विशिष्ट कृषि उत्पादों को निर्धारित करती है, जो फिर वहाँ के प्रमुख आहार का आधार बनते हैं। जैसे दक्षिण में चावल, उत्तर में गेहूँ। उपलब्ध मौसमी सामग्री ही स्थानीय व्यंजनों को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये अक्सर मौसमी, ताजे और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करती हैं, जो पोषण में भरपूर होती हैं। यह स्थानीय जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार शरीर को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। अगर अपन पश्चिम राजस्थान में चाहें, वही पश्चिमी भारत में चाहें कि अपन चावल खाएं, तो ये इतना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ अपने राजस्थान जैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्यूजन कुकिंग भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को कैसे प्रभावित कर रही है? तो फ्यूजन कुकिंग भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के तत्वों को मिलाकर एक नए व्यंजन बनाती है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और विविधता लाती है, लेकिन कभी कभी पारंपरिक व्यंजनों के मूल स्वाद और पोषण मूल्य को बदल सकती है, यानी कि अनेक चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे करके अपनी यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद। हेलो है, राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट एंड होस्ट सौरभ गिराटी। अपन यूनिट 2 पर आज 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना अगर वीडियो के अंत में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, कोई डाउट हो, कुछ एडवाइज हो तो वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पोषक तत्व की समझ कैसे भिन्न है? तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पोषण तत्व की समझ केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें विटामिन, खनिज हो गई तक सीमित नहीं है। यह 6 स्वाद, षड्रस, ऊर्जा, वीर्य और भोजन के पाचन उपरांत प्रभाव विपाक पर भी जोर देता है, जो शरीर पर भोजन के समग्र प्रभाव को निर्धारित करता है। यानी कि पोषक तत्व के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि यहाँ पर अपन को 6 रस, स्वाद का भी पता चलता है, षड्रस, इनका भी अपना महत्व है आयुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद में भोजन के पाचन में अग्नि की क्या भूमिका है? तो आयुर्वेद में अग्नि या पाचन अग्नि भोजन के पाचन में केंद्रीय भूमिका निभाती है,
यह भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। मजबूत अग्नि इष्टतम पाचन सुनिश्चित करती है, जबकि कमजोर अग्नि आम विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी अग्नि शांत हो जाएगी, पाचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आम से आप क्या समझते हैं? तो आम तो भाई वो खाने वाला होता है, वो नहीं, है ना। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? तो आम अपचित या अधपके भोजन से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों को संदर्भित करता है। यह कमजोर पाचन अग्नि के कारण बनता है और शरीर में जमा होकर विभिन्न बीमारियां, सुस्ती और मानसिक स्पष्टता की कमी का कारण बनता है। इसे आयुर्वेद में रोग का मूल कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेदिक पोषण में सत्व, रजस और तमस गुणों का क्या महत्व है? तो आयुर्वेदिक पोषण में सत्व, रजस और तमस गुणों का महत्व यह है कि वे मन और शरीर पर भोजन के सूक्ष्म प्रभाव को दर्शाते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, रासिक उत्तेजित करता है और तामसिक सुस्ती लाता है। सही भोजन का चुनाव मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, आयुर्वेद में दोष की अवधारणा क्या है? तो आयुर्वेद में दोष वात, पित्त और कफ नामक 3 मौलिक जैविक ऊर्जाएं हैं, जो सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय दोष संतुलन होता है, जिसे प्रकृति कहा जाता है, और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, वात दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसे आहार लेना चाहिए? तो वात दोष की प्रमुख विशेषताएं सूखापन, हल्कापन, ठंडापन और गतिशीलता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को गर्म, नम और भारी और पौष्टिक आहार जैसे कि पका हुआ भोजन, जड़ वाली सब्जियां, घी लेना चाहिए, जो उन्हें जमीन से जोड़े रखे और सूखापन कम करे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पित्त दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए? तो पित्त दोष की प्रमुख विशेषताएं गर्मी, तीक्ष्णता और तरलता है, अग्नि से संबंधित है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ठंडा, मीठा, कसैला और थोड़ा कड़वा आहार लेना चाहिए, जिनमें ताजे फल, हरी सब्जियां, खीरा लेना चाहिए, जो गर्मी को शांत करे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कफ दोष की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस दोष वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए? तो कफ दोष की प्रमुख विशेषताएं भारीपन, शीतलता, स्थिरता और चिकनाई है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को हल्का, गर्म, सूखा, कसैला और थोड़ा तीखा आहार लेना चाहिए, जैसे कि दाल, पत्तेदार सब्जियां, शहद लेना चाहिए, जो उन्हें ऊर्जावान रखे और भारीपन कम करे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकृति से आप क्या समझते हैं और इसका आयुर्वेदिक आहार में क्या महत्व है? अगर आपके अलावा अगर कोई अदर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता, तो वो प्रकृति का अर्थ क्या निकालता? या आप ही सोच सकते हो कि भाई वो क्या लिखता प्रकृति में, है ना। बिना पढ़े अगला क्या ही लिखता, प्रकृति मतलब नेचर, वो लिखता वो इसके बारे में। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे भाई क्या क्या चीज़ होती है, तो अच्छा खासा आप डिस्क्राइब करोगे उसमें। 2 नंबर वाले में तो लिख ही दोगे 2-3 लाइन तो, है ना। प्रकृति किसी व्यक्ति की जन्मजात अद्वितीय दो संतुलन है, जो उसके शारीरिक और मानसिक गुणों को निर्धारित करती है। आयुर्वेदिक आहार में इसका महत्व यह है, भोजन को व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, ताकि दोषों को संतुलित रखा जा सके और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोषों का मूल्यांकन करने के लिए आयुर्वेद में
किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? तो दोषों का मूल्यांकन करने के लिए आयुर्वेद में व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे शरीर का प्रकार, त्वचा, बाल, मानसिक प्रवृत्तियाँ, पाचन, नींद के पैटर्न और नाड़ी परीक्षण यानी कि पल्स डायग्नोसिस जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करता है। पहले यही चलती थी अपने यहाँ आयुर्वेदिक, डॉक्टरों पे कोई विश्वास तो नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयुर्वेदिक पोषण में असंगत खाद्य संयोजन की अवधारणा क्या है? तो आयुर्वेदिक पोषण में असंगत खाद्य संयोजन का अर्थ है कि कुछ खाद्य पदार्थों को एक साथ न खाना, क्योंकि उनके अलग अलग पाचन समय, गुण या प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए दूध और खट्टे फल या मछली और दूध को एक साथ खाने से आम का निर्माण होता है और पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, यानी विषाक्त भोजन हो जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 6 स्वादों का क्या महत्व है? तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 6 स्वाद जिनमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा का महत्व यह है कि वे 3 दोषों को प्रभावित करते हैं और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भोजन में सभी 6 स्वादों का संतुलन बेहतर पाचन और पूर्ण पोषण सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुर्वेद में भोजन का समय क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आयुर्वेद में भोजन का समय महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये पाचन अग्नि के उतार चढ़ाव से जुड़ा है। दोपहर में अग्नि सबसे मजबूत होती है, इसलिए सबसे बड़ा भोजन दोपहर में करना चाहिए। रात में हल्का भोजन करना चाहिए क्योंकि अग्नि कमज़ोर होती है, जिससे बेहतर पाचन होता है, यानी कि रात के समय थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या का आयुर्वेदिक आहार में क्या अर्थ है? तो ऋतुचर्या का आयुर्वेदिक आहार में अर्थ है कि मौसम के अनुसार आहार और जीवन शैली को अनुकूलित करना। प्रत्येक मौसम में विभिन्न दोषों का संचय और प्रकोप होता है और आहार को तदनुसार समायोजित करने से शरीर को मौसम के बदलाव से निपटने में मदद मिलती है और स्वास्थ्य बना रहता है। मौसम बदलने से आप बीमार नहीं हो जाते हो, वही है इसमें कि मौसम भी बहुत प्रभावित करता है अपन की दिनचर्या भोजन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, आहार विधि विशेषतन से आप क्या समझते हैं? तो आहार विधि विषायतन आयुर्वेद के वे 8 कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है। ये कारक केवल भोजन के गुणों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, आयु, मौसम, पाचन शक्ति और मानसिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी निर्धारित करते हैं। यानी कि मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति का दिमाग कैसे है, उस हिसाब से उसको भोजन दें। क्वेश्चन नंबर 16 है, आहार निर्णय के कारकों में प्रकृति और विकृति का क्या महत्व है? तो आहार निर्णय के कारकों में प्रकृति, जन्मदाह दोष संतुलन और विकृति, वर्तमान दोष असंतुलन का महत्व है। आहार को प्रकृति के अनुकूल और विकृति को ठीक करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन व्यक्ति के लिए उपचारक हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भोजन की तैयारी और संस्कार आहार निर्णय के कारकों में क्यों महत्वपूर्ण है? तो भोजन की तैयारी और संस्कार जैसे कि पकाना, किण्वन आहार निर्णय के कारकों में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भोजन के गुणों और पाचन शक्ति को बदल सकते हैं। उचित संस्कार भोजन को अधिक पाचक और पोषक तत्वों को अधिक सुलभ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयु आहार संबंधी निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? आयु आहार संबंधी निर्णय को प्रभावित करती है क्योंकि शरीर की पाचन अग्नि और दोष संतुलन जीवन के विभिन्न चरणों में बदलता रहता है। बच्चों को अलग आहार की आवश्यकता होती है, वयस्कों को अलग, बुजुर्गों को भी अधिक। उनकी
कमज़ोर पाचन अग्नि के अनुसार विशेष आहार की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि भाई सभी को एक जैसा ही खाना बना के खिला रही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, FSSAI क्या है, इसका भारतीय खाद्य उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो FSSAI का अर्थ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। इसका भारतीय खाद्य उद्योग पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित और लागू करता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके। यह लाइसेंसिंग, लेबलिंग और निरीक्षण का कार्य करता है। जिन्होंने हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस पढ़ा था जो सब्जेक्ट है अपना, है ना, उनको बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से उससे रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, FSSAI के दिशा निर्देशों का आयुर्वेदिक आहारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो FSSAI के दिशा निर्देशों का आयुर्वेदिक आहारों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब आयुर्वेदिक उत्पादों और आहार पूरकों को भी खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है। यह आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और लेबलिंग सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वास बढ़ता है। लेबलिंग वही होता है जो मैंने पढ़ाया था हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस में, कि कोई पैकेट है उस पर लिख रखा है कि भाई इसमें नमक की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है, यही लेबलिंग होता है। ऐसे करके यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरटी। अपन आयुर्वेदिक आहार पर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें अपने यूनिट 1, 2 को कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो में यूनिट 3 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आहार विधि विधान से आप क्या समझते हैं और यह आयुर्वेदिक आहार में क्यों महत्वपूर्ण है। तो आहार विधि विधान आयुर्वेद में भोजन के नियमों और सही तरीके से खाने के सिद्धांतों को संदर्भित करता है। यह भोजन की मात्रा, गुणवत्ता, समय, विधि और मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इष्टतम पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और दोषों के संतुलन को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद के अनुसार सात्विक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह मन को कैसे प्रभावित करता है। तो सात्विक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं शुद्धता और ताजगी हैं। यह हल्का, प्राकृतिक और पकाने में सरल होता है। यह मन को शांत, स्पष्ट और संतुलित तथा सकारात्मक बनाता है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गई, साबुत अनाज नहीं साबुत अनाज। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजसिक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये शरीर को, मन को कैसे प्रभावित करता है। राजसिक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं उत्तेजक और अत्यधिक सक्रिय। इसमें अक्सर तीखे मसाले, बहुत अधिक नमक या चीनी होती है। यह शरीर में अशांति, बेचैनी और अति सक्रियता पैदा करता है, जबकि मन को चंचल और महत्वाकांक्षी बनाता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तामसिक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और यह शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है। तो तामसिक भोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि भारी और बासी या अत्यधिक प्रसंस्कृत होता है। यह अक्सर वसायुक्त, गरिष्ठ और किण्वित होता है। यह शरीर में आलस्य, सुस्ती और जड़ता पैदा करता है, जबकि मन को भ्रमित करता है, निष्क्रिय करता है और नकारात्मकता बनाता है, जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन करते समय मन की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भोजन करते समय मन की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि खुश और शांत मन
भोजन के बेहतर पाचन और अवशोषण में मदद करता है, जबकि तनाव या क्रोध में भोजन करने से पाचन अग्नि कमजोर होती है, जिससे अपच और आम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विरुद्ध आहार से आप क्या समझती हैं? तो विरुद्ध आहार उन खाद्य संयोजनों को संदर्भित करता है जो आयुर्वेद के अनुसार एक साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके गुण, पाचन समय या प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये संयोजन पाचन अग्नि को कमज़ोर करते हैं और शरीर में आम या विषाक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे बीमारियां का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध और मछली को विरुद्ध आहार क्यों माना जाता है? तो दूध और मछली को विरुद्ध आहार माना जा सकता है क्योंकि दूध ठंडा होता है, मीठा होता है, जबकि मछली गर्म और नमकीनी होती है। उनके अलग अलग पाचन समय और गुण होते हैं, जो एक साथ सेवन करने से पाचन तंत्र को बाधित करते हैं, आम बना सकते हैं और त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दही और खट्टे फलों को एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? तो दही और खट्टे फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही ठंडा होता है, पाचन में थोड़ा भारी होता है, जबकि खट्टे फल गर्म होते हैं, अम्लीय होते हैं। यह संयोजन पाचन अग्नि को भ्रमित कर सकता है, जिससे अपच, एसिडिटी और विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विरुद्ध आहार का दीर्घकालिक सेवन शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो विरुद्ध आहार का दीर्घकालिक सेवन शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह पाचन अग्नि को कमज़ोर करता है, आम विषाक्त पदार्थ का संचय करता है, जिससे एलर्जी, त्वचा रोग, ऑटोइम्यून विकार और विभिन्न पुरानी बीमारियां सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पहले मैं भी खाता था दूध और दही एक साथ, या कभी खीर और चाय एक साथ खा लेता था। मेरे को लगता था यार कुछ नहीं होता, लोग ऐसे कहते हैं। फिर मैंने पढ़ा, थोड़ा सा इसको देखा, अनुभव किया, तो मेरे को लगा यार वास्तव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो बंद किया मैंने इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, पथ्य से आप क्या समझते हैं और इसका आयुर्वेदिक आहार में क्या महत्व है? तो पथ्य उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति की प्रकृति, दोष, संतुलन और स्वास्थ्य स्थिति के अनुकूल होते हैं। आयुर्वेदिक आहार में इसका महत्व यह है कि पथ्य भोजन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है और दोषों को संतुलित रखता है, जिससे समग्र कल्याण प्राप्त हो सकता है। यानी कल्याण की कुंजी है पथ्य, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपथ्य से आप क्या समझते हैं और इसे क्यों टालना चाहिए? तो अपथ्य उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति की प्रकृति, दोष, संतुलन या स्वास्थ्य स्थिति के प्रतिकूल होते हैं। इन्हें टालना चाहिए क्योंकि ये पाचन को बाधित करते हैं, आम बनाते हैं, दोषों को असंतुलित करते हैं और बीमारियों को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विपरीत आहार की अवधारणा क्या है? वो शेरू बोलने लगा है। विपरीत आहार की अवधारणा विरुद्ध आहार से मिलती जुलती है, लेकिन यह अधिक व्यापक है। यह उन खाद्य पदार्थों या खाद्य संयोजनों को संदर्भित करता है जो गुण जैसे कि ठंडा, गर्म, शक्ति, वीर्य या पाचन उपरांत प्रभाव विपाक में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिससे शरीर में असामंजस्य पैदा होता है। शेरू बोलने लगा है। शेरू कह रहा है यार सो जा, सोने भी नहीं दे रहा मेरे को, 11:40 हो गई, सो जा। हाँ, अरे शेरू पढ़ने दे, है ना, मेरे को भी पढ़ने दे, मेरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ने दे, है ना। ऐसे बजेंगे 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, रात को 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ता है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि बिना संघर्ष के आपको मंजिल मिल जाए तो वो संभव भी नहीं है और उसमें इतना मज़ा भी नहीं आएगा। जीवन एक संघर्ष है दोस्त। आराम शब्द जीवन में होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीमारी की स्थिति में पथ्य
और अपत्य का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? आप कह रहे हैं भैया यार क्या ही बोल रहे हैं, जीवन में संघर्ष होना चाहिए, आराम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्त आराम अपन को मिलना भी नहीं है, संघर्ष से ही अपना गुजारा होगा, संघर्ष से ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। इन चीज़ों को भूल जाओ, आराम आराम है कह गए बड़े बुढ़ के। इसका उत्तर है बीमारी की स्थिति में पथ्य और अपथ्य का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सही आहार पथ्य रोग को ठीक करने में सहायक होता है, जबकि गलत आहार अपथ्य रोग को बढ़ा सकता है या उपचार में बाधा डाल सकता है। यह उपचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिनचर्या का क्या अर्थ है और यह आयुर्वेदिक पोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो दिनचर्या का अर्थ स्वस्थ रहने के लिए दैनिक दिनचर्या और आदतें हैं। यह आयुर्वेदिक पोषण को प्रभावित करती हैं क्योंकि इसमें भोजन का उचित समय, नींद, व्यायाम और व्यक्तिगत स्वच्छता भी शामिल है। दिनचर्या का पालन करने से पाचन अग्नि संतुलित रहती है और शरीर को पोषण मिलता है। अपने पहले भी बात की थी भाई, पाचन शक्ति, पाचन अग्नि दिन के समय थोड़ी मजबूत होती है और रात को थोड़ी कमज़ोर होती है ना। इसलिए रात को कम हल्का भोजन खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋतुचर्या का क्या अर्थ है? यह आहार को कैसे प्रभावित करती है? तो ऋतुचर्या का अर्थ मौसम के अनुसार आहार और जीवन शैली को अनुकूलित करना। यह आहार को प्रभावित करती है क्योंकि प्रत्येक मौसम में दोषों का संचय या प्रकोप भिन्न होता है। तदनुसार भोजन का पाचन, जैसे गर्मियों में हल्का, सर्दियों में पौष्टिक, शरीर को मौसम के बदलाव के अनुसार बनाता है। यानी अपन को पता है भाई, शरीर यानी कि सर्दी में अपन हैवी डाइट लेते हैं, लाडू बनाते हैं, है ना, गरम गरम दूध पीते हैं। मौसम के अनुसार अपन को ढलना पड़ता है, उसी के अनुसार अपन को खान पान रखना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? तो दिनचर्या में सुबह जल्दी उठने से ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का महत्व है, क्योंकि इस समय वातावरण में सात्विकता और शांति होती है जो मन को शांत करती है। ये शरीर को प्राकृतिक लय के अनुकूल है और पाचन, मल त्याग और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋतुचर्या के अनुसार सर्दियों में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो ऋतुचर्या के अनुसार सर्दियों में गर्म, पौष्टिक, तेल युक्त और भारी आहार लेना चाहिए। इस दौरान पाचन अग्नि मजबूत होती है, इसलिए जड़ वाली सब्जियां, दालें, मेवे, घी और गरम मसाले फायदेमंद होते हैं, जो शरीर को गर्मी या ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तनाव का शरीर में पाचन अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तनाव का शरीर में पाचन अग्नि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अग्नि को कमज़ोर या अस्थिर कर सकता है, जिससे अपच, गैस, सूजन, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। तनाव की स्थिति में भोजन का उचित पाचन नहीं हो सकता, जिससे आम का निर्माण हो सकता है। आप भी स्ट्रेस लेते होगे पढ़ाई का, वही तनाव मत लिया करो पढ़ाई का, आराम आराम से कर लेना, थोड़ी पढ़ाई करते रहना लंबे समय तक, है ना। कंसिस्टेंसी बनाए रखना इम्पोर्टेंट है, एकदम से नहीं पढ़ा जाएगा एग्ज़ाम के समय, है ना। तनाव संबंधी खाद्य व्यवहार को नियंत्रित करने में आयुर्वेदिक सिद्धांत कैसे मदद कर सकते हैं? तो तनाव संबंधी खाद्य व्यवहार को नियंत्रित करने में आयुर्वेदिक सिद्धांत मदद कर सकते हैं। ये व्यक्ति की प्रकृति को समझने, तनाव के मूल कारण को पहचानने और सात्विक आहार को अपनाने पर जोर देता है। भोजन को सचेत रूप में खाने और ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करने से भावात्मक संतुलन में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, आयुर्वेद के अनुसार तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे फायदेमंद है? तो आयुर्वेद के अनुसार तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सात्विक खाद्य पदार्थ फायदेमंद है, जिनमें ताजे फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, घी, दूध, बादाम, है ना, हर्बल चाय शामिल है। ये हल्के पौष्टिक होते हैं और मन को शांत करने वाले गुण रखते हैं।
ऐसे करके यूनिट 3 पर भी अपने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना, कुछ सजेशन भी हो अपनी तरफ से तो वो भी सजेस्ट करना मेरे को। धन्यवाद। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन आयुर्वेद आहार पर यूनिट 1, 2, 3 देख ली थी, जिनमें हर यूनिट पर अपन ने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज अपनी इस वीडियो में जो अपनी यूनिट 4 है, इस पे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय बाजार में खाद्य वस्तु को एकत्र करते समय सात्विक भोजन की पहचान कैसे करेंगे? तो सात्विक भोजन की पहचान करने के लिए ताजगी, हल्कापन, प्राथमिकता और न्यूनतम प्रसंस्करण पर ध्यान देंगे। इसमें ताज़े फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, घी, दूध और हर्बल चाय शामिल होगी, जो ऊर्जा को स्पष्टता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, स्थानीय बाजार से राजसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के 2 प्रमुख मानदंड क्या होंगे? तो राजसिक खाद्य वस्तु की पहचान के 2 प्रमुख मानदंड तीव्र स्वास्थ्य, अत्यधिक मसालेदार, नमकीन, मीठा, उत्तेजक गुण और मध्यम प्रसंस्करण होंगे। इसमें चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, लहसुन मतलब कि लहसुन है ना, लहसुन ही बोलते हैं अपन तो, अत्यधिक तले हुए मसालेदार व्यंजन और कुछ मांसाहारी भोजन शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तामसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के लिए आप किन 2 विशेषताओं पर ध्यान देंगे? तो तामसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के लिए बासीपन, भारीपन, अत्यधिक प्रसंस्करण और अशुद्धता पर ध्यान देंगे। इसमें बचा हुआ या बासी खाना, प्रसंस्कृत और पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, मांसाहारी भोजन, शराब और कुछ किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार में उपलब्ध पैकेज्ड खाद्य पदार्थ आमतौर पर किस गुण यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक में आते हैं और क्यों आते हैं? तो बाजार में उपलब्ध पैकेज खाद्य पदार्थ आमतौर पर राजसिक या तामसिक गुण में आते हैं। राजसिक क्योंकि अक्सर कृत्रिम स्वाद, रंग और संरक्षक होते हैं जो उत्तेजक होते हैं। तामसिक क्योंकि वे अत्यधिक प्रसंस्करण, बासी या अस्वाभाविक होते हैं, जिससे शरीर में जड़ता या आलस्य होता है। नमकीन खा के आ रहे हैं, पुचके खा के आ रहे हैं, बर्गर खा के आ रहे हैं, पिज्ज़ा खा के आ रहे हैं और फिर घर जाके सो रहे हैं। घर वाले सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि भोजन ही खराब है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू सर्वेक्षण के लिए कौन से 2 प्रमुख प्रश्न शामिल करेंगे जो खाद्य व्यवहार को समझने में मदद करेंगे? घरेलू सर्वेक्षण के लिए 2 प्रमुख प्रश्न शामिल करेंगे, जिनमें पहला है, आमतौर पर दिन में कितनी बार या किस समय भोजन करते हैं? दूसरा शामिल करेंगे अपन कि आपके परिवार में अक्सर कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाई जाती हैं, जिनमें ताज़े फल हो गए, प्रसंस्कृत या बाहर के भोजन। ये प्रश्न पैटर्न और प्राथमिकताओं को समझने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वेक्षण में परिवार के सदस्यों की आयु और लिंग जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो सर्वेक्षण में आयु, लिंग जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कारक भोजन की आवश्यकताओं, पाचन क्षमता और दोष संतुलन को प्रभावित करते हैं। बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग के आहार भिन्न होते हैं और पुरुषों व महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं भी अलग होती हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी समय में आते हैं, बाद में वो चैनल को भी अनसब्सक्राइब करते हैं, है ना, चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी हट जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? पहले जुड़ते हो, बाद में हट जाते हो। इससे अच्छा है कि अब रहने दो,
मेरे को भी लगे यार कोई तो आ तो नहीं रहा है, कोई वीडियो देख तो नहीं रहा है, बंद कर अपना चैनल, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपन इस झंझट में नहीं पड़े। आप भी यार ये संभावना जताते हो, दिखाते हो, मेरे को भी संभावना लगती है यार थोड़ा बहुत अपना भी चैनल ग्रो होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, अपनी भी अच्छी लाइफ बनेगी थोड़ी सी, मैं भी ड्रीम देखने लग जाता हूँ, है ना। तो ऐसा मत किया करो। मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, नहीं। लेकिन जो जुड़ गए ना वो रियल होने चाहिए, वो मेरे को भाई जैसे लगने चाहिए, एक बड़े भैया की तरह अपना रिश्ता होना चाहिए। वैसे तो मैं भी आपको कुछ इतना सहायता नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी देख लेना यार अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है, पागल सा हो गया हूँ मैं, ये रात दिन वीडियो बनाना, कंटेंट तैयार करना, एडिटिंग करना, एसईओ करना, थंबनेल बनाना, इन्हीं में लगा रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वेक्षण के दौरान परिवार के भोजन की आदतों को समझने के लिए आप कौन सी 2 अवलोकन विधियाँ अपनाएंगे। तो सर्वेक्षण के दौरान परिवार के भोजन की आदतों को समझने के लिए 2 अवलोकन विधियाँ अपनाएंगे, जिनमें अपन पहले क्या करेंगे, उनके भोजन तैयार करने और परोसने के तरीकों को देखेंगे, यानी कैसे भोजन बन रहा है, कैसे परोसा जा रहा है ना। दूसरा अपन क्या करेंगे, भोजन के समय परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और व्यवहार का अवलोकन करेंगे, यानी तेज़ी से खाना खा रही हैं या ये तनाव में खाना खा रही हैं, है ना। कोई गुस्से में खाना खा रहा है, कोई रूस रहा है, इनका अनुभव करेंगे अपन, है ना। रूसना भी तनाव में आ जाता है, तो रूस के खाना मत खाया करो, आराम से खाया करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिवार के खाद्य व्यवहार का विश्लेषण करते समय आप दोष संतुलन पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो दोष संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के गुण, जैसे गर्म, ठंडा, सूखा, नम का विश्लेषण करूँगा और यह देखूँगा कि क्या ये परिवार के सदस्यों के कथित दोष प्रकारों के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, क्या वात प्रकृति वाले भोजन अधिक ठंडे या सूखे खाद्य पदार्थ खा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी परिवार के खाद्य व्यवहार में अग्नि की स्थिति का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो अग्नि की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए मैं उनके भोजन के समय, नियमितता, भोजन की मात्रा और भोजन के बाद के लक्षणों जैसे कि भारीपन, गैस, एसिडिटी पर ध्यान दूंगा। अगर ये लक्षण आम हैं तो यह कमज़ोर अग्नि का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेक्षण के लिए परिवार में आम विषाक्त पदार्थ के निर्माण का पता कैसे लगाएंगे। तो आम के निर्माण का पता लगाने के लिए मैं अपच के लक्षणों जैसे कि कब्ज, सुस्ती, जीभ पर सफ़ेद परत, भूख की कमी, त्वचा की समस्याओं या बार बार होने वाली बीमारियों के बारे में पूछूंगा। असंगत भोजन संयोजनों का नियमित सेवन भी आम का संकेत हो सकता है। यानी पहले तो अपन को ये पता लगाना है कि भाई अग्नि तो ठीक है क्या, इसकी अग्नि का पता कैसे लगाएंगे अपन कि उसकी पाचन शक्ति ठीक है क्या, भोजन पच गया है क्या। फिर अगर अपन को आम का पता लगाना है, विषाक्त भोजन का पता लगाना है, तो अपन ये पता लगाएंगे कि भाई उसको एसिडिटी तो नहीं है, गैस तो नहीं बन रही है, उसमें सुस्ती तो नहीं है, भूख की कमी तो नहीं है उसमें, यानी भूख बंद हो जाती है, वो भी आम का एक कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, आम किसी परिवार की दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार खाद्य व्यवहार का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो मैं परिवार में उनकी दैनिक भोजन की आदतों, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम के भोजन का समय, नींद के पैटर्न और शारीरिक गतिविधि के बारे में पूछूंगा। फिर मैं उनके आहार को मौजूदा मौसम के अनुकूल, ऋतुचर्या के अनुसार संदर्भ में देखूंगा कि क्या वे मौसमी खाद्य पदार्थ खा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोजन संबंधी असंगत संयोजन विरुद्ध आहार के 2 ऐसे उदाहरण एकत्र करें जो आपके सर्वेक्षण वाले
घरों में आम हो। सर्वेक्षण वाले घरों में आम असंगत संयोजन हो सकते हैं। दूध के साथ फल, विशेषकर खट्टे फल जैसे फ्रूट शेक, दूध के साथ मछली या मांसाहारी भोजन के संयोजन पाचन संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में लोगों में जागरूकता की स्थिति क्या है। तो असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में लोगों में जागरूकता आमतौर पर कम है, खासकर शिक्षित शहरी परिवारों में जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का खाद्य प्रयोग करते हैं, यानी व्यंजनों का प्रयोग करते हैं खाने में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पारंपरिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आधुनिक खाद्य आदतों के कारण यह ज्ञान भी घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप सर्वेक्षण के दौरान लोगों को असंगत खाद्य संयोजनों के दुष्प्रभाव के बारे में कैसे शिक्षित करेंगे। तो मैं सरल भाषा में उदाहरणों का उपयोग करके असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में, उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगा, जैसे कि अपच हो गया, गैस हो गई, त्वचा संबंधी समस्याएं हो गई, आम के निर्माण के बारे में बताऊंगा। मैं उन्हें वैकल्पिक अधिक अनुकूल संयोजनों का सुझाव भी दूंगा और बताऊंगा कि यह कैसे पाचन में सुधार करेगा। यानी पहले तो उनकी बुराई करूंगा कि भाई इनसे नुकसान कैसे होता है, कितना नुकसान होता है। फिर मैं उन्हें बताऊंगा इन नुकसान से बचने के लिए अपन को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के पथ्य आहार को निर्धारित करने के लिए आप किन दो मुख्य कारकों पर विचार करेंगे। तो एक व्यक्ति के पथ्य आहार को निर्धारित करने के लिए मैं दो मुख्य कारकों पर विचार करूँगा। पहला तो उनकी व्यक्तिगत दोष प्रकृति, यानी कि वात पित्त कफ। दूसरा उनकी वर्तमान विकृति, दोष असंतुलन या कोई मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति। आयु, अग्नि और मौसम भी महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, सर्वेक्षण वाले परिवारों में अपथ्य अहितकर खाद्य पदार्थों के दो आम उदाहरण क्या हैं। तो सर्वेक्षण वाले परिवारों में अपथ्य खाद्य पदार्थों के दो आम उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें पहला हो सकता है अत्यधिक प्रसंस्कृत पैकेज तले हुए स्नैक्स का उपयोग करना। दूसरा हो सकता है मौसम के विपरीत या बासी खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थ भी कुछ दोषों के लिए अपथ्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, आप किसी परिवार को उनके आहार के विपरीत आहार को कम करने के लिए कौन से दो व्यवहारिक सुझाव देंगे। तो मैं दो व्यवहारिक सुझाव दूंगा, जिनमें पहला है भोजन करते समय खाद्य संयोजनों के प्रति अधिक जागरूक रहें, जैसे कि दूध को फलों के साथ खाने से बचें। दूसरा है संयम का अभ्यास करें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि वे अक्सर विपरीत गुणों वाले तत्वों का मिश्रण होते हैं। अपनी यूनिट 4 ऐसी है थोड़ी, है ना, सन की सी यूनिट है, जिनमें सर्वेक्षण किया जाता है कि अपन को लोगों के बीच सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास करनी चाहिए, कैसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए दोष विशिष्ट आहार योजना विकसित करने में आप पथ्य का उपयोग कैसे करेंगे। तो मैं व्यक्ति की दोष प्रकृति और असंतुलन का मूल्यांकन करूँगा। फिर मैं उनकी प्रकृति के अनुकूल और असंतुलन को शांत करने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करूँगा, जबकि प्रतिकूल खाद्य पदार्थों को कम करने या ख़त्म करने की सलाह दूंगा। उदाहरण के लिए पित्त वाले के लिए शीतलक पथ्य दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन पथ्य आहार के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है। तो मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन पथ्य आहार के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रकृति के चक्कर के अनुसार बढ़ते हैं और शरीर को उस विशेष मौसम में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वे शरीर को ऋतुचर्या के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस व्यवहारिक अध्ययन से आपको आयुर्वेदिक पोषण सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में क्या महत्वपूर्ण सीख मिली। तो इस व्यवहारिक अध्ययन से मुझे मुख्य सीख मिली
कि आयुर्वेदिक पोषण सिद्धांत केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, यानी कि इनका ही अध्ययन कर रहे हैं और इनके बारे में अपन को बताना है, बल्कि वास्तविक जीवन में खाद्य व्यवहार को प्रभावित करते, यानी कि किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभावित करती हैं। लोगों की जागरूकता बढ़ाना, उन्हें व्यक्तिगत दोष की प्रकृति के अनुसार आहार अपनाने के लिए शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ऐसे करके अपन ने यूनिट पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं हर एक यूनिट पर 20 नंबर वाले क्वेश्चन लेके और आऊँगा। 400 शब्दों में जो 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाने का प्रयास करूँगा।